लड़की यह जानकर भयभीत हो गई कि दुश्मन सेना उसके दरवाजे पर आ पहुंची है। उसे और भी ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि वे आने वाले अधिकारियों के लिए जबरन एक कमरा जब्त करने वाले थे। अपने घर में हमलावरों के रहने के विचार से ही लड़की उन अधिकारियों के प्रति घृणा से भर गई जिनसे वह कभी नहीं मिली थी। और संयोग से दुश्मन ने जेनी के माता पिता का कमरा चुना था। हालांकि उसके माता पिता युद्ध में बहुत पहले ही मर चुके थे और केवल वह और उसके दादा ही एक दूसरे पर निर्भर थे। फिर भी वह हर दिन अपने कमरे की सफाई ऐसे करता था मानो उसके माता पिता की आकृतियां अभी भी बची हों। लेकिन अब इस आखिरी विचार को भी बेरहमी से कुचल दिया गया था, जिससे दुश्मन अधिकारियों के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई थी। हालांकि पराजित पक्ष के एक नागरिक के रूप में वह अपने आक्रोश और क्रोध को केवल नशीली दवाओं में ही बदल सकता था। शायद यह उत्पीड़न और पीड़ा बहुत भारी थी। उस साल फ्रांसीसी सर्दी, बाहर कड़ाके की ठंड थी। यहाँ तक कि धधकती चिमनी भी अंदर की ठंड को दूर नहीं कर पा रही थी। एक दूसरे को थोड़ी राहत देने के लिए जेनी ने बाग का एक प्रस्तावना बजाना शुरू किया। उसकी मधुर थोड़ी उदासी भरी धुन ठंडी हवा में धीरे धीरे बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतहीन दुख और लालसा की कहानी कह रही हो। लेकिन इस समय दादा और पोते को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक सैन्य वाहन धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। शायद संगीत इतना मनमोहक था कि उन्होंने अनजाने में अपनी गति धीमी कर ली, मानो इस खूबसूरत पल में खलल डालने से डर रहे हों। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। हालांकि जैसे ही वह प्रकट हुए, मूल रूप से मधुर संगीत अचानक बंद हो गया। उनकी आंखें घबराहट और गुस्से से भर गईं। मौन ही उनके प्रतिरोध का हथियार बन गया। लेकिन वर्नर और तस्वीर में नाजी अफसर बिल्कुल अलग थे। वह विनम्र थे, फ्रेंच भाषा में पारंगत थे और उनके शब्द बेबसी और क्षमा याचना से भरे थे। उन्होंने बताया कि वह अपने वरिष्ठों के आदेश पर काम कर रहे थे और अगर सैन्य आदेशों का पूर्ण अधिकार न होता, तो वह कभी भी उनकी शांति भंग नहीं करते। अफसर के सच्चे शब्दों के सामने दादा और पोते चुप रहे और वर्नर इसे असहाय होकर स्वीकार कर सका। बाद में जेनी उसे उसके माता पिता के कमरे में ले गई। वर्नर ने चारों ओर देखा और बहुत संतुष्ट लग रहा था। लेकिन तभी, जैसे ही वह एक कृतज्ञता व्यक्त करने वाला था, जेनी ने दरवाजा जोर से बंद किया और अपनी गरिमा की रक्षा करते हुए चली गई। लेकिन वर्नर नाराज नहीं हुआ। वह हर दिन उसे विनम्रता से अभिवादन करती रही, कभी भी गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहने से नहीं चूकी और उसे अपने साथ रखने के लिए ईमानदारी से उसका शुक्रिया अदा करती रही। हालांकि जब भी वर्नर बोलता, उसकी नजर हमेशा जेनी पर ही टिकी रहती। वर्नर चाहे कितने भी उत्साह से बोले, दादा और पोती ठंडेपन से पेश आते रहे। वर्नर के जाने के बाद कमरे का ठंडा माहौल देखकर दादा ने अपनी पोती से बांस का एक टुकड़ा बजाने को कहा। हरमीस का प्रस्तावना धीमा पड़ गया और जेनी ने बिना कुछ सोचे उसे अस्वीकार कर दिया। नफरत की दीवार अटूट लग रही थी, फिर भी किस्मत के पहिए घूमते रहे। उस दिन जेनी हमेशा की तरह सामान खरीदने शहर गई, लेकिन घर लौटते समय उसकी साइकिल चोरी हो गई। लाचार होकर उसके पास पैदल घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही उसके पैरों में छाले पड़ गए और वह वहीं दयनीय हालत में पड़ी रही। तभी वर्नर गाड़ी चलाकर वहां आया और जेनी को अंदर आने के लिए कहा। घर लौटते समय जेनी एक पल के लिए झिझकी, फिर अपना बैग उठाया और धीरे-धीरे वोना की कार की ओर चल पड़ी। वोना बहुत खुश होकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, इस खूबसूरत महिला का स्वागत करने के लिए। लेकिन जेनी वोना को धक्का देकर आगे निकल गई। वोना चुपचाप उसके पीछे-पीछे चली गई। उसने जेनी के चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव देखा, ये जानते हुए कि वह अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए उसने अपने अधीनस्थ को हटा दिया। वापस जाते समय जेनी का सामना, शायद लड़के के पैर का दर्द असहनीय था। जेनी ने फिर सोचा और आखिरकार उसकी कार में बैठ गई। हालांकि रास्ते में लड़के और उसके दोस्त ने उसे ऊपर से नीचे तक रूखी निगाहों से देखा, जिससे जेनी को घृणा हुई। वह खुद को उस सच्चे और विनम्र तरीके को याद किए बिना नहीं रह सकी, जिस तरह वोना ने उसे कार में बुलाया था। दोनों के बीच का अंतर साफ था। धीरे-धीरे जेनी की वोना से उम्मीदें बढ़ गईं, लेकिन इस दिन वोना ने हमेशा की तरह उसका अभिवादन नहीं किया। अभिवादन करने के बजाय वह चुपचाप ऊपर चली गई। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने साधारण कपड़े पहने और दरवाजा खटखटाया। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ मिनट तुम्हारी आग पर जल सकती हूँ। वर्नर पहली बार लिविंग रूम में दाखिल हुआ था। अंदर दादा और पोती अपनी सामान्य मुद्रा में थे, मानो उसके आने से बेखबर, चुपचाप। हालांकि वर्नर को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और वह अपनी बात जारी रखे हुए था। वह चिमनी के पास गई और खुद से बातें करने लगी। उसने कहा कि गर्म पलों में उसे घर की याद आती थी, लेकिन अब घर हजारों मील दूर था। फिर वह किताबों की अलमारी के पास गई, उस पर रखी किताबों को सहलाती हुई, फ्रांसीसी साहित्य की विशालता पर अचंभित होती हुई। हर किताब में एक अनोखा संसार छिपा था। फिर उसने संगीत, बाग, उन भावपूर्ण या मधुर आंदोलनों के बारे में बात की। जब वह वाक्पटुता से बोल रही थी तो उसकी आत्मा चमक रही थी। उस क्षण युद्ध दूर होता हुआ प्रतीत हुआ और बाग की धुनें, इससे उनकी आत्माओं के बीच एक गुप्त बंधन बन गया। तब से हर दिन ऊपर जाने से पहले वर्नर यहाँ आग के पास खुद को गर्म करने आती थी और दुनिया के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करती थी। जब वह समुद्र के बारे में बात करती थी तो उसकी आंखें हमेशा एक गहरी, स्वप्निल और सच्ची निगाह से भरी होती थीं। उसके शब्द कविता और गहन अर्थ से भरे होते थे। मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह नहीं कहा। शायद उसका मतलब ये था कि अगर ये युद्ध न होता तो वे ज़रूर सबसे अच्छे दोस्त बन जाते। उसने कहा कि वह एक सम्मानित वृद्ध व्यक्ति से मिलकर बहुत खुश है। वहाँ जेनी नाम की एक शांत युवती भी थी। वोना का लंबा भाषण सुनकर उसके दिल में एक अजीब-सी हलचल सी उठ रही थी।
दोनों के बीच पहले से अभेद्य दीवार इस पल एक सूक्ष्म परिवर्तन से गुजर रही थी। उस दिन जेनी ने अपने पड़ोसी के बच्चे को अप्रत्याशित रूप से गिरते देखा। सौभाग्य से वना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बच्चे को उठाने के लिए दौड़ी। फिर वह जेनी के कान के पास झुकी और कुछ शब्द फुसफुसाए। इससे जेनी को एहसास हुआ कि वोना अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। शायद उसे सचमुच युद्ध से नफरत थी और वह सचमुच एक दयालु हृदय की भी थी। जिज्ञासावश जेनी ने जल्दी से पड़ोसी के बच्चे को एक तरफ खींचकर पूछा कि वोना ने क्या कहा। इस सवाल ने जेनी के दिल को गहराई से छू लिया और वह वोना की चमक की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। तब से जेनी अनजाने में ही अपनी छवि की परवाह करने लगी। हर रात उसे एक अजीब-सी उत्सुकता महसूस होती और वह चुपके से वना को देखती। उसका सुंदर और सजीला चेहरा उसकी नज़रों में बस जाता। जैसे-जैसे समय बीतता गया, जेनी उसकी नज़र उदासीनता से गर्मजोशी में बदल गई और दीई के चेहरे पर स्नेह की चमक आ गई। क्रिसमस के दिन जेनी अपनी माँ की खूबसूरत लंबी पोशाक पहने अपने दादाजी के साथ आराम से डिनर का आनंद ले रही थी। तभी वर्नर ने शांति भंग करते हुए प्रवेश किया। जेनी ने बेचैनी से मेज़पोश पकड़ लिया, लेकिन ये सुनकर कि वर्नर सिर्फ कपड़े बदलने आया है और तुरंत चला जाएगा, उसने सहज ही मेज़पोश छोड़ दिया। उस दिन उसके दादाजी को एक दोस्त प्रार्थना के लिए ले गया और घर पर सिर्फ जेनी और वर्नर ही बचे। जब वे जियाओ वू के घर मिले तो वर्नर थोड़ा देर से आया था। एक पल बाद वह धीरे-धीरे जेनी की ओर